नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र को लेकर हमारा कवरेज जो है लगातार जारी है उपचुनाव को लेकर, लेकिन हर रोज बदलते सियासी समीकरण के बीच कुढ़नी से कई दिलचस्प चीजें सामने निकलकर आ रही हैं। आज संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुकेश सहनी पर फेसबुक पोस्ट के जरिए हमला बोला, तो वहीं मुकेश सहनी ने भी लगे हाथ फेसबुक पोस्ट करके यह कह दिया कि उपचुनाव में देख लेंगे। मतलब बार पलटवार जो है दोनों ही दलों में लगातार जारी है। और दिलचस्प बात यह हो जाता है कि अब तक चूंकि 2 दिन बीत चुका है नामांकन की तारीख को, और लगातार जो प्रत्याशी कहे जा रहे थे कि ये उतरने वाले दोनों दलों की तरफ से अब तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं होती है। बड़ा दिलचस्प हो जाता है कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र मोकामा और गोपालगंज के बाद, चूंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यहां जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प। आंकड़ों की बात करें तो पिछले चुनाव में जो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, पिछले चुनाव में जो वोट का अंतर रहा, जीत का जो अंतर रहा, वो बेहद ही कम रहा। 742 वोटों से जीत हार होती है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के लिए जो पशोपेश की स्थिति है वो टिकट को लेकर के है। एक ही दल में कई दावेदार हैं। अब इन दावेदारों को लेकर के तमाम तरह की लॉबियां भी वहां पर काम कर रही हैं, जिसका लगातार हम आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं कि हर प्रत्याशी के अपने अपने दावे हैं। इन दावों के बीच जुबानी जंग की चर्चा सबसे तेज हो चली है मुकेश सहनी और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बीच। आज हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे हम आपका पहले परिचय करवाते हैं। ऋषि मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। और मणिभूषण जी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और डॉक्टर राजीव सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक पर। बहुत स्वागत है बिहार तक। ऋषि मिश्रा जी, पहला सवाल आज आपसे ही होगा। कुढ़नी विधानसभा अपने आप में एक तरह से कहिए तो ये दिलचस्प हो चला है। यहां का उपचुनाव कुढ़नी में पहले यह कहा जा रहा था कि ऑल इज वेल हो जाएगा महागठबंधन की तरफ से, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम तरह के दावे थे। लेकिन देखिए 10 तारीख से लेकर के मतलब 9 तारीख 10 तारीख 2 दिन बीत गया, नामांकन को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं है और प्रत्याशियों के नामों को लेकर के भी कोई चर्चा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों ही दल पशोपेश की स्थिति में हैं। मुकेश सहनी तो उसी दिन ऐलान कर चुके थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो भी बैकफुट पर आ रहे हैं। धीरे धीरे महागठबंधन की तरफ उनका रुख हो रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं होती है, और इधर जुबानी हमला जो है सोशल मीडिया के जरिए संजय जायसवाल और मुकेश सहनी में हो जाता है। संजय जायसवाल और मुकेश सहनी के हमले को, जुबानी हमले को, तंजिया अंदाज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हम सभी लोग जानते हैं कि मुकेश सहनी किस प्रकार से भाजपा से खार खाए हुए हैं, और भाजपा ने जिस प्रकार से उनके पार्टी को तोड़ा, उनके मतलब एक तरह से पूरे पार्टी को ही भाजपा में विलय कर दिया था, आप लोगों को याद होगा। तो मुकेश सहनी का जो टारगेट है कि कैसे भी बीजेपी को कुढ़नी में जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं, अनिल सहनी जो राजद से विधायक रहे हैं, उनकी सदस्यता चली गई है, तो उसके कारण जो उपचुनाव हो रहे हैं, तो उसमें मुकेश सहनी का टारगेट है कि जो उनके समाज का जो वोट है, करीब 35 से 40 हजार मल्लाह समाज के वोट है कुढ़नी विधानसभा में, तो उनका मेन टारगेट है कि भाजपा को कैसे यहाँ हराया जाए। लेकिन मुकेश सहनी इधर महागठबंधन पे भी दबाव बनाना चाह रहे हैं कि उनके समाज से किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए। देखिए, महागठबंधन में भी इस बात का रार है कि जेडीयू चुनाव लड़ेगी या आरजेडी लड़ेगी। हालांकि आरजेडी की ये सिटिंग सीट रही है, और आरजेडी पिछले चुनाव में जैसे आपने बताया 742 वोट के छोटे अंतर से क्या कहते हैं अनिल सहनी जी चुनाव जीते थे। लेकिन आप यदि पूर्व में देखें तो ये सीट जो है जेडीयू की रही है। 2005 से 2015 के बीच में मनोज कुशवाहा यहाँ से रिप्रेजेंट करते थे। 2015 में केदार गुप्ता ने मनोज कुशवाहा को हराया था, और उसके बाद ये सीट जो है जेडीयू बीजेपी में जब गठबंधन हुआ तो ये सीट चली गई बीजेपी के खाते में, और आप आरजेडी यहाँ से चुनाव जीती है, आपने बताया ही। देखिए, जो यहाँ का जो जातीय समीकरण है उसको समझने की जरूरत है। यदि जेडीयू के खाते में सीट जाती है तो नो डाउट मनोज कुशवाहा उम्मीदवार होंगे, क्योंकि मनोज कुशवाहा कल उन्होंने पोस्ट भी एक फेसबुक पे डाला था कि मैं कुढ़नी से महागठबंधन का प्रत्याशी होने जा रहा हूं। हालांकि जो मेरे पास खबर है, अनिल सहनी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं,
और उनके जो समधी हैं विशंबर निषाद, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, अखिलेश यादव के करीबी हैं, अखिलेश यादव के माध्यम से भी तेजस्वी यादव पे दबाव बनाया जा रहा है कि कैसे भी ये सीट जो है राजद के खाते में आना चाहिए। लेकिन आपने देखा मोकामा और गोपालगंज जिस प्रकार से जेडीयू ने दरियादिल दिखाई और वह सीट आरजेडी के खाते में गया, तो लोगों को लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि अब 2005 से 2015 तक मनोज कुशवाहा रिप्रेजेंट किए जेडीयू विधायक के रूप में, तो ये कहीं जेडीयू के खाते में चली जाएगी सीट। लेकिन पेच ये है, यदि अनिल सहनी को टिकट या मलाह समाज से किसी व्यक्ति को टिकट नहीं महागठबंधन देती है, तो मलाह समाज जो है बीजेपी के साथ चली जाएगी। और मुकेश सहनी नहीं चाहते हैं कि मलाह समाज जो है बीजेपी के साथ जाए। महागठबंधन के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, 40,000 यहाँ मुसलमान तबके का वोट है, तो एआईएमआईएम का आपने सुना ही होगा का फैक्टर निश्चित रूप से बड़ा फैक्टर है और उसका नुकसान जो है गोपालगंज में आरजेडी को उठाना पड़ गया, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। हम चलेंगे राजीव सिंह के पास। डॉक्टर राजीव सिंह जी, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो देखिए सियासी बयानबाजियों के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। 2 पोस्ट संजय जायसवाल का आता है और वो सीधा सीधा आप देखिए वो हमलावर है मुकेश सहनी को लेकर के। आपको क्यों लगता है कि ये हमला मुकेश सहनी की तरफ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए सहनी के एक बड़े कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी में और यह कहा जा रहा है कि अब जो है निषाद वोटरों में, सहनी वोटरों में मुकेश सहनी की एक अच्छी पैठ हो गई है और भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मूड में है सहनी को लेकर के। ये अटैकिंग मूड क्यों इस तरीके से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब हमला बोल रहे हैं, बड़ा मामला हो जाता है और आज मुकेश सहनी ने जवाब भी दिया है उसका। हम वो पोस्ट पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? डॉक्टर राजीव सिंह जी। देखिए, दोनों में बेचैनी स्वाभाविक है, क्योंकि जब से बीआईपी ने के मुकेश सहनी ने और ओवैसी की पार्टी ने आज से घोषणा किया है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, तब से दिलचस्प मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। क्योंकि देखिए मुकेश सहनी जो अगर वहां से अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो कहीं ना कहीं वो भाजपा को नुकसान होगा। तो और महागठबंधन को भी ये देखना है कि जैसे हम लोगों ने गोपालगंज में देखा, वहां ओबीसी की पार्टी ने 16,000 वोट ले लिया, जिससे महागठबंधन की हार हो गई। तो यहाँ भी जो है ये जो कुढ़नी सीट है, यहाँ भी जो है मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है और वो प्रभावशाली है। और हम लोगों ने लगातार हम देख रहे हैं कि वहां के मुसलमान के बाइट नौजवान और जो बुजुर्ग सारे मुसलमान कह रहे हैं कि ओवैसी अगर वो आएंगे, हारे या जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, उनका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं उनका आना जो है महागठबंधन को टेंशन बढ़ाएगा और मुकेश सहनी का जो आना है वो बीजेपी को वहां पे कहीं ना कहीं टेंशन होगा। तो देखिए मैंने आपके डिबेट में पहले भी जो पूर्व विधानसभा चुनाव भी जो हुआ था गोपालगंज में, मोकामा में, मैं आपके कई बार आपकी डिबेट में बैठा था और मैंने जो अपना व्यक्तिगत अनुमान कहा था कि गोपालगंज से बीजेपी जीतेगी और मोकामा से अनंत सिंह जीतेंगे। तो ये मेरा व्यक्तिगत मैंने कहा था। ऐसे ही जो मुझे जो लगता है कुढ़नी में कि अंततः जो है टिकट जो है जदयू के मनोज कुशवाहा जी को जाएगा और जो है भाजपा को देखना पड़ेगा कि भाजपा की तरफ से जो है टिकट जो केदार गुप्ता जी को जाएगा। तो ये एक चीज और भी है कि इस बार जो है कुढ़नी में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा काफी जोरों पे हवा है। और हम लोगों ने देखा कि इस वर्ष जो चुनाव हुआ था मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा में, वहां भूमियार की नाराजगी के कारण, भूमियार जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, उसकी नाराजगी के कारण जो है भाजपा की करारी हार हुई थी वहां पे। तो अभी भी बोचहा से आप इसको कंपेयर कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या है कि और अभी कुढ़नी में भी जो है कुछ दिनों पहले जो सिकिन जयंती हुई थी, उसमें जो भूमियार के जो कई वरिष्ठ नेता थे भूमियार वर्ग के, उन्होंने भाजपा का विरोध किया था। तो ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाने वाली चीज है। बोचहा का जो चुनाव परिणाम आया जिसमें यह कहा जा रहा था कि A to Z समीकरण को तेजस्वी यादव ने वहां पर साधने की कोशिश की और साथ ही साथ मुकेश सहनी ने भी, जब बोचहा का चुनाव परिणाम आया था तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की हार में ही मेरी जीत सुनिश्चित है। मणिभूषण जी के पास चलेंगे। मणिभूषण जी, इन दोनों नेताओं के बीच जो जुबानी जंग इस तरह से तेज हुई है, जनता इसको किस रूप में देख रही है? क्योंकि देखिए आज के दौर में प्रभावी है, सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। एक यूथ जो है, यूथ वर्ग से लेकर के तमाम लोग, और अब खुल करके देखिए संजय जायसवाल लिख रहे हैं, मुकेश सहनी लिख रहे हैं। मुकेश सहनी दोनों दलों के लिए जो है बहुत दिलचस्प किरदार हो जाते हैं। जब भी मुजफ्फरपुर की बात आती है, कुढ़नी की बात आती है, बोचहा की बात आती है, मुकेश सहनी एक्टिव भी ज्यादा हो जाते हैं और दोनों के लिए मजबूरी भी बन जाते हैं।
बिल्कुल, जिस तरीके से बोचहां चुनाव में देखने को मिला था, मुजफ्फरपुर जिला का बोचहां और कुढ़नी आसपास बने बिल्कुल कनेक्ट विधानसभा क्षेत्र है, तो ऐसे में दोनों पार्टियों के लिए बोचहां वाली फैक्टर माने रखता है। जैसे बोचहां से ही तेजस्वी यादव ने MOI समीकरण से आगे बढ़ के A to Z का समीकरण पर काम किया था और उसका परिणाम भी अच्छा खासा राजद को लाभ मिला, काफी वोट के अंतर से जीते थे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि A to Z का फॉर्मूला जो बोचहां से शुरुआत किए तो कुढ़नी में दम तोड़ दे। उन्हें उस फॉर्मूले को लागू करना होगा। यदि वो A to Z वाली फॉर्मूला को लागू करते हैं तो जीत का रास्ता कुछ आसान होगा। वहीं बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी का जो परंपरागत वोट है, सहनी और भूमिहार, ये दोनों बोचहां में खिसकता हुआ नजर आया था और उसके कारण करारी हार हुई थी। तो कुढ़नी में भी कमोबेश वही स्थिति होने जा रही है, क्योंकि मुकेश सहनी ने जो ताल ठोक दिया और मुकेश सहनी यदि उतार देते हैं प्रत्याशी या खुद उतर जाते हैं मैदान में, तो बीजेपी से सहनी वोट मुकेश सहनी में शिफ्ट कर जाएगा। वहीं से रंजन और अन्य अदर जो लोग हैं, तो बोचहां वाली नारा धीरे धीरे शुरुआत हो गई है कुढ़नी की बेटा स्वर्ण को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के सामने एक बड़ी चुनौती है। तेजस्वी को A to Z फॉर्मूला बोचहां वाला ही यहाँ पर भी कायम रखना होगा। वही बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी को भूमिहार और सहनी वोट पर विशेष नजर की जरूरत है, क्योंकि यही दोनों वोट खिसका था बोचहां में और 30,000 के करीब से करारी हार हो गई थी। तो ऐसे में कुढ़नी की यदि बात करें तो कुढ़नी में कमोबेश स्थिति माहौल जो धीरे धीरे बनता जा रहा है वो बोचहां का वाली ही बनते जा रहा है। तो ऐसे में इस बार नीतीश कुमार भी RJD के साथ है, जीत का अंतर भी काफी कम था। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए काफी परेशानियों वाला है, क्योंकि प्रत्याशी की घोषणा में भी दोनों पार्टियों काफी सतर्कता बरत रही है। अभी तक नामांकन का दूसरा दिन हो गया, किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है और क्षेत्र में जो माहौल बनते जा रहा है दिन प्रतिदिन और टफ होते जा रहा है। कल रात से चर्चा शुरू हो गई है आम करके, खास करके सहनी समाज में। मुकेश सहनी ने एक वर्जन दे दिया था, इसी तरीके से उन्होंने बोल दिए थे कि अगर जो अजय निषाद की पत्नी खड़ी हो जाती है तो हम उनका समर्थन करेंगे और उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। तो इस बात को लेकर के माहौल धीरे धीरे दोनों ठीक है कई एक स्वर्ण नेता भी महागठबंधन की ओर उम्मीद लगाए हुए हैं। वहीं सहनी और अन्य बीजेपी में भी अब खेमाबंदी बढ़ते जा रही है धीरे धीरे। आप जानना चाहेंगे ऋषि मिश्रा जी, देखिए ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। सहनी वोट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी अलर्ट मोड में है और ये अलर्ट मोड में इसलिए है कि बोचहां का परिणाम, जिसका मणिभूषण जी भी जिक्र कर रहे थे बार बार और लगातार ये एक बहस का मुद्दा रहा है कि वहां से बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए छिटकी। एक भूमिहार वर्ग का जो वोटर था वो भी कहा जा रहा था कि बोचहां में एक संदेश दिया भारतीय जनता पार्टी को वोट करके, मतलब नहीं करके। और यहां भी कमोबेश स्थितियां वही हैं। जातीय समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि अभी मतलब एक तरह से नहीं कहते फूक फूक कर कदम रखना, वो वाली स्थिति। और इसलिए मुकेश सहनी पर सीधा सीधा हमला इसलिए है कि मुकेश सहनी के वोटर को कम से कम तोड़ा जाए। वो अगर निर्णायक भूमिका में वोट कर देते हैं तो सीट फंस सकता है। क्या इस तरह की स्थिति आप देखते हैं? देखिए, पहले तो जो आपके संवाददाता साहब ने जो कहा मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दूं। देखिए, अजय निषाद और मुकेश सहनी का जो रिलेशन है ये हम सभी जानते हैं और जिस प्रकार से अजय निषाद ने मुकेश सहनी के लिए बयानबाजी की है उसी का परिणाम है कि बोचहां बाई इलेक्शन में मल्लाह समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। अजय निषाद मल्लाह समाज से आते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अजय निषाद अपने समाज का वोट बीजेपी को 10%, 5% भी नहीं दिला सकते हैं। मल्लाह समाज आज भी अपना नेता VIP के जो नेता है मुकेश सहनी को मानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इसको भी संदर्भ में जरूर शामिल करिएगा जब आप बात रख रहे हैं। अजय निषाद उनके पिता। मैं एक नया इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, जो आज नित्यानंद राय जी के आवास पे अभी बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है। अभी 2 घंटा पहले बैठक हो रही थी। हो सकता है कि कल तक नाम का फैसला हो जाए, क्योंकि नित्यानंद राय की जिम्मेवारी दी गई है। बोचहां में जो बाई इलेक्शन हुए थे और बेबी कुमारी का जो नाम आया था वो कहीं ना कहीं नित्यानंद राय खेमे से ही आया था। अब आता हूं, नया एक इंटरेस्टिंग नाम आ रहा है जो पूर्व मंत्री रहे हैं भाजपा से, सुरेश शर्मा। उनके जो बेटे हैं राजीव शर्मा, उन्होंने भी ललन सिंह से मुलाकात किया है। तो कुढ़नी में महागठबंधन के यदि JDU के खाते में सीट जाती है तो राजीव शर्मा भी एक प्रबल दावेदार हैं।
लेकिन मुकेश सहनी यदि नीतीश कुमार मुकेश सहनी को समझाने का प्रयास करेंगे, देखिए मुकेश सहनी हम नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और नीतीश कुमार से बैकडोर में यदि बात हो जाती है तो महागठबंधन प्रत्याशी के लिए मुकेश सहनी राजी हो जाएंगे। लेकिन महागठबंधन के लिए माइनस पॉइंट ये है क्योंकि वर्तमान में मल्लाह समाज के विधायक हैं और यदि मल्लाह समाज के विधायक को मतलब समाज से टिकट नहीं देते हैं तो उसकी नाराजगी को कैसे काउंटर करते हैं मुकेश सहनी, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और देखिए जो शशि रंजन या केदार गुप्ता बीजेपी से जो नाम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि केदार गुप्ता हेवीवेट उम्मीदवार होंगे। शशि रंजन जो है युवा मोर्चा के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उस पर मुझे लगता है कि वो उस अभी कैपेसिटी में नहीं है कि जो उनको टक्कर दे पाए। तो बीजेपी में मंथन चल रहा है। बीजेपी चाहती है कि भूमिहार के अलावा मल्लाह वोट भी उनके साथ रहे, वैसे वोट भी उनके साथ रहे। इधर जेडीयू चाहती है, इधर मैं खत्म कर रहा हूँ, जेडीयू चाहती है कि मल्लाह के साथ कुशवाहा, मुसलमान और भूमिहार तबका को भी वो जोड़ना चाहती है। ये जो A to Z की बात किया जा रहा है, तो आप देखिए आप ये डिसीजन महागठबंधन और जो बीजेपी के तय करते हैं, लेकिन ये तय करना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो गया, एक तरह से हरकुलेन टास्क हो गया दोनों ही दलों के लिए। डॉक्टर राजीव सिंह जी, आपको नहीं लगता कि एक दल से इतने प्रत्याशी निकल करके सामने आ रहे हैं? देखिए कल ही मणिभूषण जी बता रहे थे और हमने लाइव चर्चा के दौरान भी देखा कि भारतीय जनता वहां से जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं 14 तारीख को मतलब नॉमिनेशन करने का ऐलान कर देते हैं। हालांकि बाद में शायद उन्होंने पोस्ट हटा लिया है, जो जानकारी मिल रही है। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है उस सीट जी, लगातार जो है वहां लगातार जो है वहां महागठबंधन में भी कमोबेश वही स्थिति है, तो भारतीय जनता पार्टी में भी वही स्थिति है। कुढ़नी सीट इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है। देखिए मोकामा और गोपालगंज में तो यह तय था कि अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, सोनम देवी चुनाव लड़ रही हैं। गोपालगंज की बात करें तो कुसुम देवी चुनाव लड़ रही हैं, गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहां अभी तक वहां इतने दिनों पहले से तैयारी चल रही थी, यहां मामला इतना पेचीदा क्यों लग रहा है और क्यों हो जा रहा है दोनों दलों के लिए? पेचीदा इसलिए भी है कि गोपालगंज और मोकामा के सीट में जो दोनों दलों ने प्रयोग किया था, उससे दोनों दलों ने सीखा है। कहाँ गोपालगंज में 35-40 हजार सीटों से जीता करते थे, मोकामा 35-40 हजार सीटों से जीता करते थे। दोनों के जीत का जो अंतर है बहुत कम हो गया है। और इसमें मैं एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो मुकेश सहनी जो है वो कुढ़नी मुजफ्फरपुर जो है जिला जो है, वहाँ मल्लाह जो वोट काफी है और वहाँ के एक बड़े नेता हुआ करते थे, कैप्टन जयनारायण निषाद जी हुआ करते थे। उन्हीं के बेटे हैं। हाँ, उनके मौत के बाद जो है वहां एक वैक्यूम हो गया, गैप हो गया है। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जो है ये भी अवसर तलाश रहे हैं कि वो जो है अपने, चूंकि वो सन ऑफ मल्लाह भी कहते हैं अपने आप को, और वो जो क्षेत्र है वो काफी असरदार है वहां पे, तो वो जो वैक्यूम हो गया था इनके जाने के बाद, तो वहां के वो बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ा ये अवसर है मुकेश सहनी के लिए, इसलिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। वो तो मुझे महागठबंधन के लोग भी और भाजपा के लोग भी प्रयास करेंगे कि मुकेश सहनी को अपने तरफ लिया जाए, अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ऋषि रंजन जी। देखिए ये चर्चा का विषय हमेशा से रहा है और मुकेश सहनी के लिए निश्चित रूप से विकल्प जो है वो खोलते नहीं है। आपको क्या लगता है, जब मुकेश सहनी एमएलसी थे, मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था कि अजय निषाद से कहीं बड़े तबके के नेता मुकेश सहनी जो है मल्लाहों के लिए साबित हो सकते हैं और इसका फ्रूटफुल यानी आप कह ले तो एक फलदायी परिणाम हो सकता था भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन अब मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी की जो खाई है वो बहुत चौड़ी हो गई है। जी ऋषि मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी आ रही है। सवाल मुझसे जी आपसे ही था कि जो भाई है वो बिल्कुल मैं सवाल समझ गया। देखिए मुकेश सहनी जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में राजद से अलग हुए, फिर बीजेपी के साथ गए और बीजेपी ने जिस प्रकार से उनके पार्टी को तोड़ा, उनके विधायकों को अपने साथ मिला लिया, जो उन्होंने वादा किया था कि एमएलसी का जो कार्यकाल एक्सटेंड किया जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं मुकेश सहनी काफी नाराज हैं और मुकेश सहनी चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से उनके वो ऐसा समीकरण बनाए ताकि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाए। और अंतोगत्वा आप देख लीजिएगा वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं मुकेश सहनी। वो अंत वो महागठबंधन के साथ जाएंगे और संभवतः ये सीट जो है जेडीयू के खाते में जाएगी और मनोज कुशवाहा के नाम पे मुकेश सहनी भी राजी हो जाएंगे और मुकेश सहनी बहुत ही सक्रिय रूप से
कुंडनी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। तो ये आप नीतीश कुमार जी से कैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बदले में नीतीश कुमार क्या देते हैं मुकेश सहनी को, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आज लिख लीजिए, मुकेश सहनी बीजेपी को हराने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। तो मतलब क्या लगता है, महागठबंधन के लिए सीट छोड़ेंगे मुकेश सहनी? मणिभूषण जी, आपकी प्रतिक्रिया, चूंकि देखिए ग्राउंड पे आप हैं, ग्राउंड रियलिटी आपको ज्यादा मालूम है और बिहार तक के दर्शकों को समझाने की कोशिश करिए। मुकेश सहनी और वो जो बात कह रहे थे कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए वो कोई भी कदम उठा सकते हैं, क्या डील आपको लगता है इस तरह से कुछ हुई है? मुकेश सहनी का सॉफ्ट कर्नर देखा जा रहा है महागठबंधन की ओर, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कुढ़नी की यदि बात करें तो कुढ़नी में मुकेश सहनी का अच्छा खासा पकड़ यह भी स्पष्ट दिख रहा है कि सहनी समाज की यदि बात करें तो मुकेश सहनी अपना पकड़ बनाए हुए हैं और सहनी समाज निर्णायक भूमिका में है कि सहनी मतदाता निर्णायक भूमिका है कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में। तो ऐसे में मुकेश सहनी की अनुपस्थिति उनको इग्नोर करके महागठबंधन भी नहीं चलना चाहेगी, उन्हें मनाने की कोशिश करेगी चाहे जिन शर्तों पर मना है। लेकिन मुकेश सहनी भी चाह रहे हैं कि उपचुनाव के बहाने हमारी भी पॉलिटिकल उपस्थिति हो। तो ऐसे में सहनी बहुल क्षेत्र होने के नाते मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि उनके पार्टी के प्रत्याशी हो या महागठबंधन में एकता बन जाए तो खुद भी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। क्योंकि मुजफ्फरपुर में एंट्री करना मुकेश सहनी की राजनीति की शुरुआत से ही है। सबसे पहले सम्मेलन भी उन्होंने किया था पीएम के कार्यक्रम के दिन ही और बड़ा हंगामा हुआ था। तो ऐसे में मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर को लेकर काफी इंटरेस्टेड रहते हैं और कुढ़नी की यदि बात करें तो वहां पर सहनी का अच्छा खासा वोट बैंक है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि हमारी उपस्थिति हो, या तो सहनी समाज का कोई प्रतिनिधि हो, नहीं तो कम से कम वीआईपी पर लोगेगिरी हो जाए। तो ऐसे में मुकेश सहनी इतने जल्दी आसानी से नहीं मानेंगे, हालांकि उनका सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी। एक संभावना पर बात कर लेते हैं, एक संभावना जो इसमें निकल करके सामने आ रही, चूंकि ये भी बहसों के बीच इस बात की भी चर्चा है कि प्रत्याशी किसी और दल के, सिंबल कोई और, मुकेश सहनी की भी नाराजगी दूर हो जाएगी, आरजेडी के नेता की भी नाराजगी दूर हो जाएगी, हो सकता है जेडीयू नेताओं की भी नाराजगी दूर हो जाए अगर जेडीयू कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है। तो इस तरह की भी बातें चल रही हैं, क्या इसमें सच्चाई देखते हैं? जी मेरे पास जो इनपुट है मैं आपको बताऊं, जो एक आपके संवाददाता साहब ने कहा वो एंगल भी सही है। दूसरा एंगल ये है कि जेडीयू आरजेडी में से कोई चुनाव लड़ जाए और लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा वीआईपी होगी और वीआईपी मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी और उसके प्रत्याशी हो संभवतः मुकेश सहनी होंगे, क्योंकि मुकेश सहनी अजय निषाद को राजनीतिक रूप से पटकनी देना चाहते हैं और 3.25 लाख के आसपास मुजफ्फरपुर में मल्लाह समाज का वोट है। और मुकेश सहनी को यदि महागठबंधन उम्मीदवार बनाती है आगामी लोकसभा चुनाव में तो राजनीतिक समीकरण और सामाजिक समीकरण के रूप से भी फिट होगा। तो दो बातें हो सकती है, या तो एक मल्लाह समाज से महागठबंधन किसी को उम्मीदवार उतारे यदि मुकेश सहनी से अंडरस्टैंडिंग होती है तो, या मनोज कुशवाहा उम्मीदवार होंगे जेडीयू से और ये प्रचार करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी को एक सीट वीआईपी सीट जो है वीआईपी के खाते में मुजफ्फरपुर दी जाएगी। ये मेरे पास राजीव सिंह जी देखिए बड़ी बात कह रहे हैं और इस बात के कयास जो है काफी दिनों से लगाए जा रहे हैं। क्योंकि मुकेश सहनी अगर महागठबंधन के तरफ कोई सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति में कोई शहीद होने के लिए नहीं आता, उनको भी राजनीति की पारी की शुरुआत करनी है। और जिस तरीके से शुरुआत हुई और उनकी पूरी पार्टी जो है वो टूट करके भारतीय जनता पार्टी में मिल गई, महागठबंधन के लिए में जाने के बाद उनके लिए थोड़ा सा फायदे का सौदा यह रह सकता है, क्योंकि जो एमएलए बनेंगे यहां से उनका कार्यकाल तो महज 2.5 से 3 साल का होगा। मुकेश सहनी इस डील में खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ें और यहां जो है वो महागठबंधन को समर्थन कर दें। तो बिल्कुल, मैं हमारे ऋषि कुमार जी बैठे हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, वो बिल्कुल सही है। मुझे देखिए जब तक सही कह रहे हैं कि जब तक मुकेश सहनी जो है, जब तक कोई बड़ा डील ना हो जाए, उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो महागठबंधन की तरफ रहेगा। तो ये जब तक कोई बड़ा डील ना हो महागठबंधन की तरफ से तब तक वो अपनी उम्मीदवारी नहीं छोड़ेंगे या वहां पे या अपनी चाय बुमाई करेंगे। लेकिन हो सकता है कि, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जैसे पहले कहा कि मुजफ्फरपुर में वो अपने आप को एक बड़े नेता के तौर पे जो वैक्यूम वहां पे आया हुआ है उस पे वो अवसर उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि वो एक मल्लाह नेता में मुजफ्फरपुर उनका क्षेत्र केंद्र रहे, वहां के बड़े एक नेता बने। लेकिन हम लोग बार बार जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो हम लोग मुकेश सहनी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। इस बीच में हमें ओबीसी को नहीं भूलना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप देखिए ओबीसी का जो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ जो रहा है। आप देखिए गोपालगंज क्यों हार गया, गोपालगंज महागठबंधन इसलिए हार गया।
अगर वहां ओबीसी का प्रभाव नहीं होता तो नहीं होता। तो हम कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना है कि हम मुकेश सहनी की चर्चा करते करते ओबीसी को ना भूलें। ऋषि मिश्रा जी से पूछा जाएगा। ऋषि मिश्रा सर, देखिए चूंकि वैसे एक बड़ा फैक्टर सीमांचल में जिस तरीके से उनका प्रभाव बढ़ा है, जिस तरीके से वो दल एक अच्छा रिप्रेजेंट था उनका विधानसभा में, हालांकि पार्टी टूट गई, 4 विधायक चले गए और यही कहा जा रहा था कि बदला गोपालगंज में ले लिया, लेकिन कैसे देखते हैं जिस तरीके से एआईएम का कुनवा बढ़ रहा था सीमांचल में और वो हर जगह उतरने के लिए तैयार है। इवन आज तो उन्होंने यूपी में भी ऐलान कर दिया कि 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव। तो ये एक बड़ी चुनौती के रूप में पेश आ रहे हैं और एमवाई समीकरण जो था आरजेडी का, उसको तोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी। बिल्कुल, देखिए महागठबंधन के लिए एआईएम सिरदर्द बनी हुई है। चाहे 2020 के विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, सीमांचल में 5 सीटें जीत के और करीब 10 से 12 सीटें ऐसी थी जहां यदि एआईएम और यही अंतर रहा तो आरजेडी चुनाव जीत जाती। और गोपालगंज में देखिए, गोपालगंज में देखिए 12,500 वोट एआईएम के उम्मीदवार को मिला, उस उम्मीदवार को जिसको 2020 में मात्र 1200-1300 वोट आया था। तो कहीं ना कहीं एआईएम जो है उसका प्रभाव है, और यदि वो अपना स्थानीय उम्मीदवार उतारती है तो 10-12 वोट ऐसे ही ले जाएंगे। जहाँ क्लोज फाइट है वहां 10-12 का बहुत महत्व होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका गोपालगंज और कुडानी में 40,000 मुसलमान तबका है, 40,000 से अधिक वोट है मुसलमान तबका का। यदि एआईएम वहां के किसी स्थानीय मुसलमान को टिकट दे देती है, यदि 10-12 वोट वो महागठबंधन का छिटका लेती है, तो आप देखिए चुनाव में वहां ऐसे ही बीजेपी जीत जाएगी। और पिछले 2020 में भी आपने देखा बहुत क्लोज फाइट था, 742 वोट से अनिल सैनी जी जीते थे। तो ये महागठबंधन के लिए सिरदर्द है कि एआईएम को कैसे एडजस्ट करे। और मैं एक पॉलिटिकल पंडित होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बिलो द टेबल महागठबंधन को एआईएम के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, नहीं तो आगे आपके लिए सिरदर्द बनती जाएगी। क्योंकि नो डाउट मुसलमान तबका आपके साथ है, लेकिन आपके 5-6 हजार, 7 हजार, 10 हजार वोट यदि काटते चले जाएंगे तो आप ऐसे 10-15 सीट भी हार जाते हैं तो पूरा राजनीतिक सिनेरियो बदल जाता है विधानसभा चुनाव का या लोकसभा चुनाव का। तो इस पे महागठबंधन को कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है। क्षेत्र में लगातार दौरे कर रहे हैं और लगातार जा रहे हैं। एआईएम का जो रोल है यहां पर बहुत दिलचस्प हो जाता है, और इसलिए दिलचस्प, देखिए जो प्रोजेक्शन की आप जिस पर हम बात करते हैं उसमें देखा जाए तो हम किसी प्रायिकता से, संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। और अगर गोपालगंज वाली स्थिति यहां पर रिपीट होती है, चूंकि पिछले चुनाव में देखें तो 750-52 वोटों का अंतर, 42 वोटों का अंतर रहा, ऐसे में दिलचस्प हो जाता है कि एआईएम को अगर विश्वास में लेती है आरजेडी तो उसके लिए यह बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन अभी तक स्थितियां कुछ ऐसी दिख नहीं रही है और अब तो खुले तौर पर ऐलान हो चुका है कि एआईएम के कैंडिडेट उतारे जाएंगे। एआईएम के जो प्रत्याशी यदि उतरेंगे और खास करके मुस्लिम समाज के कोई कद्दावर प्रत्याशी उतर गए तो महागठबंधन की मुश्किलों खुलेआम बढ़ा देंगे। क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम बहुल इलाके में हम जा रहे हैं और उन लोगों का जो सॉफ्ट कॉर्नर ओवैसी को लेकर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं पहली प्राथमिकता उनकी ओवैसी की पार्टी एआईएम है। तो ऐसे में मुश्किल बढ़ना तय है। यदि एआईएम को बढ़िया प्रत्याशी मिल जाए और वो मुस्लिम समाज से हो तो उसे अच्छे खासे वोट पड़ेंगे, जो महागठबंधन को सीधे रूप से हानि होगा। और लगातार कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां कहीं ना कहीं खास करके युवाओं की यदि टोली देखे तो युवाओं का रुझान ओवैसी की पार्टी की ओर निश्चित रूप से है। वैसे में डिपेंड करेगा कि उनकी पार्टी से प्रत्याशी कैसा होता है। यदि मुस्लिम समाज का कोई कद्दावर प्रत्याशी उतार दिए ओवैसी ने तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की मुश्किल निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। शुरुआत से हम कह रहे हैं कि तेजस्वी का A to Z फार्मूला और एमवाई समीकरण को बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कुढ़नी चुनाव जीतने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से A to Z फार्मूले में भी सेनमारी की नजर दिख रही है, सेनमारी दिख रही है, उसी तरीके से ओवैसी की उपस्थिति ने, एआईएम की उपस्थिति ने कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ा दी है। फिलहाल यदि अच्छा प्रत्याशी मिल जाए तो महागठबंधन को मुश्किल बढ़ते दिख रहा है। जी ठीक है। ऋषि सर देखिए, जानना चाहेंगे चूंकि तमाम बातें हमने महागठबंधन से करी, जो नाम आपने गिनाए, चूंकि ये नाम काफी चर्चा में है, चाहे शशि रंजन जी हो युवा मोर्चा से, केदार गुप्ता का नाम आ रहा है निकल करके सामने, तो कई सारे उम्मीदवार हैं और इन उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनना मुश्किल हो गया है। चूंकि देखिए शशि रंजन जी जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी ने खामियाजा बोचहा में देख लिया। अन्य जगहों पर भी बात करें, चूंकि कुछ नेता ऐसे हैं जिनका अपना कद है उस क्षेत्र में, अपना वोट बैंक है,
और अगर किसी एक समुदाय, विशेषकर जिस समुदाय की हम बात कर रहे थे, अगर ऐसा कोई एक समुदाय, बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी से नाराज होता है तो कमोबेश स्थिति बोचहा वाली फिर से यहां पनप सकती है। इसलिए मुश्किलें जो हैं वो समान रूप से भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देखें तो वही समानांतर चल रही हैं। देखिए, भाजपा में 2-3 लोगों का नाम चल रहा है, उसमें एक अजय निषाद जी की पत्नी का भी नाम है, वो भी रेस में है। शशि रंजन जी का नाम है, लेकिन केदार गुप्ता, क्योंकि केदार गुप्ता पिछले चुनाव में बहुत क्लोज फाइट में चुनाव हार गए थे, तो मुझे लगता है कि जो भूमिहार समुदाय, नो डाउट, देखिए बोचहा से पूरे बिहार के भूमिहार के राजनीति को जोड़ना मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि बोचहा में भूमिहार किसी और कारण से नाराज थे। सुरेश शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया था। सुरेश शर्मा जिस प्रकार से इग्नोर किए गए मुजफ्फरपुर के राजनीति में बीजेपी का, क्योंकि मुजफ्फरपुर की राजनीति को समझिए तो एक खास व्यक्ति का बहुत उभार हुआ है, जिसमें अजय निषाद और रामसूरत राय जो है नित्यानंद राय खेमे के हैं। तो कहीं ना कहीं भूमिहार लॉबी को यहाँ पे जो सुरेश शर्मा जिनको रिप्रेजेंट करते हैं उनको दरकिनार किया, ये कहीं ना कहीं नाराजगी थी। और अजय निषाद से भी के 2 ऐसे बयान आए थे उस समय जिससे भूमिहार नाराज थे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे भूमिहार समुदाय भाजपा से नाराज होंगे। यदि भूमिहार समुदाय नाराज होते तो मोकामा में 62-63 हजार वोट बीजेपी को नहीं मिलती। मोकामा भूमिहार डोमिनेट एरिया वहां लेकिन सिचुएशन, परिस्थितियां अलग थी ना। जो कंडीशन मतलब आप देखें, आरजेडी से अनंत सिंह की पत्नी थी और जो सोनम देवी थी वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ देखिए, पिछले बार अनंत सिंह 35,000 से वोट से जीते थे, इस बार 16,500 के आसपास के मतों से चुनाव उन्होंने जीता है, तो कहीं ना कहीं बहुत मार्जिन कम हुआ है। कुढ़नी में मुझे लगता है कि सबसे मेहनत भी किया भारतीय जनता पार्टी ने, वहां पर जिस स्तर से मेहनत किया, सूरजभान सिंह उतारे गए और अंतिम मौके पर देखिए 10 से 15,000 वोटर जो कहा जाता है अंतिम समय पर तमाम समीकरण है वहां पर। लेकिन यहां सिचुएशन कुछ और है। यहां जातियों के वर्चस्व की लड़ाई जो है वो थोड़ा दूसरे तरीके से है मोकामा के बनिस्बत। केदार गुप्ता के टिकट काटते हैं तो वैश्य समाज नाराज हो जाएंगे। शशि रंजन जी नेता हैं युवा मोर्चा के, लेकिन इतने बड़े नेता नहीं है कि उनके टिकट काटने से भूमिहार नाराज हो जाएंगे। यदि भूमिहार समाज से कोई बड़े नेता दावेदारी करते तो हो सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शशि रंजन जी इतने बड़े उम्मीदवार हैं जिनको नहीं टिकट देती है, तो समाज की नाराजगी बीजेपी को झेलना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के लिए मंथन का दौर चल रहा है। मैंने बताया भी कि नित्यानंद राय के आवास पे दिल्ली में बैठक चल रही है और ये उनको निकालना होगा कि किस फैक्टर के साथ जाए, क्योंकि बीजेपी भी इंतजार कर रही है कि महागठबंधन में ये सीट किसके खाते में जाती है, जेडीयू के खाते में जाती है या आरजेडी के खाते में जाती है। फिर उसी अनुसार से उसी समीकरण के हिसाब से फिर बीजेपी टिकट डिक्लेयर करेगी और मुझे लगता है करीब नाम फाइनल आज हो गया होगा कि किनको बीजेपी कुटनी के मैदान में उतारना चाहती है। दल महागठबंधन की बात कर लें या फिर हम बात कर लें भारतीय जनता पार्टी की, दोनों ही दल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि उनका कैंडिडेट कौन, और भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है कि आखिर उन महागठबंधन से कौन। ऐसी परिस्थितियां निकल करके आपको लग रहा है कि सामने आ रही है और इसी वजह से शायद देरी हो रही है। बिल्कुल, देखिए भाजपा के लिए तो सरदर्द है ही कि किसको टिकट दिया जाए, साथ में महागठबंधन के लिए भी है। जहां तक मैं भाजपा की बात करता हूँ, केदार वहां इस बार जो है स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दा काफी इस बार जोरों शोर से उछाला जा रहा है। तो केदार प्रकाश जो गुप्ता जी जो है वो भी कुढ़नी विधानसभा से नहीं है, कुढ़नी विधानसभा के बगल के क्षेत्र से है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो वहां का नारा दिया जा रहा है कि इस बार स्थानीय हो, और वो वेस्ट समाज से आते हैं जो केदार प्रकाश गुप्ता जी हैं, और जहां तो शशि रंजन है वो भूमिहार जाति से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी देखना पड़ेगा भाजपा को। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 नाम जो चल रहा है कुछ नया नाम हमें देखने को मिल सकता है। जहां तक आरजेडी या महागठबंधन की तरफ से हम बात करें तो अनिल सहनी भी प्रयास कर रहे हैं कि उनकी पत्नी को टिकट मिले, पर उसमें मुझे संदेह लगता है कि अनिल सहनी की पत्नी को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि इस बार जो वहां पे चुनाव हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि करप्शन के चार्जेस लगे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई पब्लिक की कोई सिंपैथी है वहां पे। तो मुझे नहीं लगता कि अनिल सहनी की वाइफ अनंत सिंह पर भी लगे थे, उनकी पत्नी को तो टिकट दिया गया। करप्शन के चार्ज तो मतलब पहले सजा याफ्ता भी थे सोनम देवी के पिता।
सोनम देवी के पिता। मैंने बार बार कहा ना, आपकी डिबेट में मैंने कई बार कहा कि देखिए अनंत सिंह के वहां के क्षेत्र के लोगों, कई लोगों से मेरी बात हुई, भले उनको बाहर में बाहुबली या डॉन ऐसा कहा जाए, वहां पे लोकल में काफी रॉबिन हुड है, वहां पे उनका एक अलग, काफी लोगों की जनता की मदद करते हैं। तो अनंत सिंह से उनका, मुझे लगता है कि उनका अनंत सिंह का अलग है वहां पे प्रभाव है। लेकिन जहां ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनिल साहनी के वाइफ को जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें सिंपैथी वोट मुझे नहीं लगता है कि उनको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अंततः जो है ये जो सीट है, अगर कोई डील नहीं होती है वीआईपी के साथ, तो ये सीट मनोज कुशवाहा जी को जाएगा, क्योंकि मनोज कुशवाहा जी के नीतीश कुमार से भी अच्छे संबंध रहे हैं। मनोज कुशवाहा की दावेदारी जो है पुख्ता, और यही वजह है कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट पे भी लिख दिया। यहां तक कि हमारे संवाददाता ने जब उनसे बातचीत की, जो ऑडियो वो कल सुना रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि 14 तारीख को नामांकन करेंगे। हालांकि नाम जब फाइनल नहीं हुआ है और पार्टी ने आधिकारिक रूप से किसी बात की पुष्टि नहीं की है, तो उन्होंने पोस्ट डिलीट कर लिया। लेकिन उनकी दावेदारी इसलिए भी मजबूत मानी जा रही है कि नीतीश कुमार के भी करीबी हैं, पूर्व मंत्री, इतने दिनों इतना लंबा राजनीतिक अनुभव। क्या लगता है, एक बार फिर से उन पर दांव खेला जाएगा? देखिए, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा समाज का काफी संख्या में वोट है, और मनोज कुशवाहा 2005 से 2015 तक रिप्रेजेंट किए हैं विधानसभा, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र को, और नीतीश कुमार के वफादार नेताओं में से माने जाते हैं। वो तो संयोग 2020 में ये बीजेपी के खाते में सीट चली गई, और मनोज कुशवाहा इतने भरोसेमंद नेता हैं कि नीतीश कुमार ने एक बार मना कर दिया तो उन्होंने कहीं से चुनाव भी, निर्दलीय चुनाव भी नहीं लड़ा, उन्होंने कोई बगावत का सुर भी नहीं थामा। तो नो डाउट मनोज कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, और मनोज कुशवाहा ने शायद कल ललन सिंह और विजय चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के और जेडीयू के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, उनसे मुलाकात भी की है। तो कहीं ना कहीं उनको ग्रीन सिग्नल कहीं ना कहीं मिला होगा, तभी उस प्रकार का पोस्ट डाले होंगे। हालांकि पार्टी की रणनीति होती है कि लास्ट टाइम में नामों का घोषणा किया जाए, ताकि कोई यदि बगावत करने का प्रयास करे उसे रोका जाए। तो हो सकता है कि जेडीयू आरजेडी की डील हो गई होगी, वो बीजेपी के इंतजार में होंगे कि बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाती है, उसके अनुसार से ही जो राजनीतिक जो चालें हैं उसको चला जाए। तो ये वेट एंड वॉच है कि ये जेडीयू खाते में जाती है। हालांकि मनोज कुशवाहा एक अच्छे उम्मीदवार हैं और कई बार चुनाव जीते हैं। मनोज कुशवाहा के जाने से ये होगा कि कुशवाहा समाज जो जनरली यदि नीतीश और बीजेपी का गठबंधन को माने, पहले का समीकरण माने, तो एनडीए का वोट माना जाता था। तो कुशवाहा प्लस यादव प्लस मुसलमान का जो समीकरण बनेगा, वो कहीं ना कहीं एक मजबूत समीकरण बनेगा, और उससे कहीं ना कहीं महागठबंधन को फायदा हो सकती है, बशर्ते मुकेश सहनी मनोज कुशवाहा के नाम पे राजी हो जाए और मुकेश सहनी कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए तैयार हो जाए, और कोई एक समझौता मुकेश सहनी के बीच हो जाए। क्योंकि मुकेश सहनी एक एग्रेसिव नेता है, और मलाह समाज वो जिधर जाएंगे, एवरेज, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, ऑन एवरेज मलाह समाज वही वोट करेंगे जहां मणिभूषण जी ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि देखिए जिस बात का जिक्र ऋषि मिश्रा सर कर रहे थे, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो देरी हो रही है वो इस बात को लेकर के हो रही है कि क्योंकि माथापच्ची अभी जो है मतलब टिकट बंटवारे को लेकर के जारी है कि किसके नाम पर मोहर लगेगा। और अगर इस तब, चूंकि 17 तारीख तक डेट है, अगर पहले हो जाता है तो दल में भी विद्रोह होने की संभावना है, क्योंकि कई सारे प्रत्याशी दोनों ही दल से हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दो सवाल अभी हम सुन रहे थे, जिसके सामने आया कि मोकामा वाली परिस्थिति मुजफ्फरपुर नहीं है, बिल्कुल मुजफ्फरपुर परिस्थिति नहीं है, लेकिन बोचहा वाली परिस्थिति कुढ़नी में है। चूंकि सुरेश शर्मा को लेकर के जो भूमिहारों में नाराजगी थी, तो सुरेश शर्मा की नाराजगी की भरपाई बीजेपी के द्वारा नहीं की गई। लगातार वो उपेक्षित है और उनको कोई पद या कुछ ऐसा पार्टी पे ही पद नहीं दिया गया जिसको लेकर के ये हो कि नहीं सुरेश शर्मा को सम्मान किया गया। और इसी के मद्देनजर सुरेश शर्मा के बेटे, जो एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं, वो ललन सिंह से भी जाकर के मिले हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात, ज्वाइंट फैमिली में यदि सुरेश शर्मा की नाराजगी दूर नहीं हो, और सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर और खास करके आसपास के जिलों के लिए भूमिहारों के बड़े नेता हैं, उनका एक अलग तरीके का सम्मान है। जो वो तो प्रचार में भी गए थे बोचहा में, लेकिन उनका जो उपेक्षा हुआ था उससे भूमिहारों में नाराजगी थी, और कुढ़नी में भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है, खास करके भूमिहार समाज की बात करें। शशि रंजन को यदि स्थिर भी कर दिया जाएगा राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं
के द्वारा समझा भी दिया जाएगा तो सुरेश शर्मा की उपेक्षा जो लगातार हो रही है, अलग ही उन्होंने एक भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट भी बना लिया है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं वो नाराजगी आज भी कायम है। उस नाराजगी को बोचहा चुनाव की हार के बाद भी दूर नहीं किया गया। और मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है, तो मुजफ्फरपुर में सुरेश शर्मा भूमिहार समाज में एक अच्छा पकड़ रखते हैं। तो ऋषि रंजन की जो मुद्दा है, जो हवा है, वह राजनीतिक मुद्दे को सुरेश शर्मा के द्वारा भी हवा दिया जाएगा। यानी इंटरनली अगर जो इसको ऊपर के लेवल पर मैनेज भी कर लिया जाए तो जमीनी स्तर पर एक दूसरे को कैंपेनिंग करके वह हवा बना रहेगा चुनाव भर। तो ऐसे में बीजेपी के पास तो एक भूमिहारों की नाराजगी का मुद्दा, उसको कैसे दूर करेंगे। दूसरा, सहनी समाज का जो वहां से बिखरता हुआ वोट है, उसे अजय निषाद या दूसरे निषाद नेताओं के द्वारा कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि मुकेश सहनी कहीं ना कहीं सहनी समाज में सॉफ्ट कॉर्नर बना लिए हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के लिए मुश्किल कम नहीं है, क्योंकि कई एक प्रत्याशी महागठबंधन की ओर से हो गए हैं। अनिल सहनी की पत्नी का टिकट काटा जाए, क्योंकि जहां तक जो चुनाव हुआ है गोपालगंज और मोकामा में, दोनों जगह उन लोगों के परिवार के लोगों को ही दिया गया है। तो ऐसे में अनिल सहनी की भी दावेदारी है कि हमारी पत्नी को क्यों नहीं, जब अनंत सिंह की पत्नी को मिल सकता है तो अनिल सहनी की पत्नी को क्यों नहीं मिल सकता है। तो सहनी का विरोध देखने को मिलेगा। मनोज कुशवाहा का यदि किसी कारण से टिकट कटता है तो मनोज कुशवाहा भी सर मानने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो नामांकन करेंगे। पार्टी के दबाव में जो हो पोस्ट को डिलीट कर लिया है, लेकिन वो चुनाव लड़ने का उनके समर्थकों से जो इनपुट मिल रहा है, सूत्रों के हवाले से मिल रहा है, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार कोई समझौता के मूड में नहीं है। और भीतरघात की भी बड़ी संभावना रहती है, भीतरघात का भी सीधा असर पड़ता है। पार्टी के प्रचार दबाव में प्रचार में भी लोग जाते हैं और नाइट कैंपेनिंग में विरोध का भी स्वर अपने समर्थकों को कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं भीतरघात की संभावना। मैं एक महत्वपूर्ण इनपुट दे दूं, देखिए अनिल सहनी के राजनीतिक कैरियर को समझेंगे तो जेडीयू से वो बसपा में भी गए थे। अब शायद मैं सही हूं, मोतिहारी से बाई इलेक्शन भी लड़े थे। तो मुकेश सहनी भी धैर्य रखने वाले नेता नहीं है। अनिल सहनी धैर्य रखने वाले नेता नहीं है। यदि अनिल सहनी को टिकट नहीं दिया गया और वीआईपी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया तो हो सकता है वीआईपी अनिल सहनी की पत्नी को टिकट दे दे। और दूसरी खबर ये बता दूं कि मनोज कुशवाहा यदि आरजेडी कार्यकर्ताओं को भी नाराज नहीं करना चाहती है महागठबंधन, तो हो सकता है मनोज कुशवाहा जेडीयू के सिंबल पर न लड़के आरजेडी के सिंबल पर लड़े। लगातार ये संभव। लेकिन एक चीज तो और, चूंकि मतलब ये बात चूंकि स्पष्ट रूप से मणिभूषण जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, विश्लेषण में तमाम जो बातें अब तक निकल करके सामने आई है कि वो चुनाव वहां से लड़ेंगे, ये तय बात है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कोई सच में लॉबी काम कर रहा है और वो लॉबी हावी हो जाता है, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें जितने नाम आपने गिनाए, या फिर महागठबंधन की बात करें जितने नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी लॉबी है और इस वजह से नाम फाइनल होने में देरी हो रही है। जी ऋषि मिश्रा सर। मैंने पहले भी कहा, देखिए अनिल सहनी के पिता महेंद्र सहनी जेडीयू में थे, राज्यसभा सांसद थे, और अनिल सहनी को जब टिकट नहीं दिया गया तो वो पार्टी छोड़ के बसपा में चले गए और मोतिहारी से बाई इलेक्शन उन्होंने लड़ा था। तो अनिल सहनी जो है धैर्य नहीं रख सकते यदि इनको टिकट नहीं दिया गया, वो पूरी तैयारी में है। और मैंने पहले भी कहा उनके जो समधी हैं विशंबर निषाद सपा के बड़े नेता हैं और अखिलेश यादव का तेजस्वी से बहुत बेहतर रिलेशन है और एक रिलेटिव भी है, रिलेशन भी है। तो अखिलेश यादव के माध्यम से तेजस्वी यादव पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये सीट राजद के खाते में आए और अनिल सहनी की पत्नी चुनाव लड़े। और इस पे मुकेश सहनी भी तैयार होने को तैयार है कि हमारे मलाह समाज से किसी व्यक्ति को टिकट दिया गया। एक दूसरी जेडीयू चुनाव लड़ती है तो मनोज कुशवाहा प्रबल दावेदार है, लेकिन महागठबंधन में यह मंथन चल रहा है कि यदि सीट आरजेडी की है और जेडीयू वहां चुनाव लड़ती है तो राजद कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा, तो हो सकता है मनोज कुशवाहा आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े। तीसरी संभावना महागठबंधन से है कि यदि अनिल सहनी को टिकट नहीं दी जाएगी तो हो सकता है यदि वीआईपी को कॉन्फिडेंस में नहीं ले महागठबंधन तो वीआईपी के उम्मीदवार होंगे। तो महागठबंधन के लिए राह आसान नहीं है। एक तरफ एआईएमआईएम किसी भी कीमत पे राजद को चुनाव नहीं जीतना देना चाहती है, क्योंकि आपने देखा कि राजद ने कैसे एआईएमआईएम को तोड़ा, उनके 4 विधायकों को अपने पार्टी में मिलाया, तो वो बदला लेना चाहते हैं और गोपालगंज में उन्होंने बदला ले भी लिया, अगला बदला कुटरनी में लेना चाहते हैं। तो ये जो सियासी चाल है महागठबंधन के जो रणनीतिकार है उनको समझना होगा, उसी अनुसार से ऐसे व्यक्ति को टिकट देना होगा जो सारे
सियासी समीकरण पर ठीक बैठे। सबके बीच देखिए, इन सब के बीच सवाल तो वही मौजूद सवाल है ना कि कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। जो कोऑर्डिनेशन की बात, चूंकि अगर आरजेडी और जेडीयू में भी कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, जिसको भारतीय जनता पार्टी तो एकला चलो की नीति पर है, यह तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन इस कोऑर्डिनेशन को लेकर के भी एक सवाल उठ रहा है। क्या नीतीश तेजस्वी की जिस तरह की बॉन्डिंग है और लगातार अब दोनों नेता एक दूसरे के साथ मंच शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त दिख रही है, आपको क्या लगता है ये जो संभावना है, जो लगातार ये कहा जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू में भी इसको लेकर के एक मतभिन्नता हो सकती है, तो उस संभावना को नीतीश और तेजस्वी मिलकर सॉल्व कर लेंगे? बिल्कुल। देखिए इसमें देखिए तेजस्वी और नीतीश कुमार जिस कंफर्ट जोन में पहुंच चुके हैं, ऐसी बातों को लेकर मतांतर नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव इतना कंफर्ट जोन में नीतीश कुमार के साथ, आपने देखा कि जिस प्रकार से जगदानंद सिंह के बेटे ने बयान दिया, उसके बाद कार्रवाई हुई जगदानंद सिंह के बेटे पे, उनको मंत्री पद से हटाया गया, तो आप समझ सकते हैं कि दो बड़े नेताओं के बीच में वो कैसे अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की बातें हो सकती है, लेकिन महागठबंधन के जो दो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, इस उलझन में होंगे कि किस व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो सारे समीकरण को साध सके। एक तरफ उनके सामने AIMIM का चैलेंज है, दूसरी तरफ मुकेश सहनी का चैलेंज है, मलाह समाज जो 35-40 हजार का वोट बैंक है, उसको भी कैसे साधा जाए। इन सभी बातें उनके मन में चल रहा होगा। तो आप देखिए, अब कल तक का इंतजार कीजिए। कल सुबह मुझे लगता है कि पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा कि महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी कौन हो। लग रहा है कि आप अपना वीडियो जो है वो ऑन रखें ताकि हम आपसे संवाद कर पाए। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी। डॉक्टर राजीव सिंह जी, ये जानना चाहेंगे, चूंकि देखिए अब जो है 2.5 साल का करीब का वक्त रह गया है आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, और ये सीट कुढ़नी के रिस्पेक्ट में हम पहले बात कर लेते, फिर उस पर चलेंगे। आप देखिए, जो मोकामा सीट था आरजेडी के पास रह गया, गोपालगंज में वो सीट जो है उसके पास भारतीय जनता पार्टी के पास रह गया। अब कुढ़नी में मुकाबला जो है दोनों दलों के लिए दिलचस्प हो गया है। यहां से तय होगा कि महागठबंधन जो बना, नीतीश कुमार साथ में आए, वो कितना पानी में और जनता के लिए आंकने का एक छोटा सा ही सही लेकिन एक मौका होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मतलब लोग इसको ऐसे भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब अकेले है चुनावी मैदान में तो उनका रुतबा क्या है। इस तरह से भी कोई मतलब आप देखते हैं इसे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे ये जो विधानसभा चुनाव जो ये हो रहे हैं, बाईपोल इलेक्शन जो हो रहे हैं, ये देखिए कहीं ना कहीं मेन लड़ाई तो फाइनल मैच है। अगला लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव वो मैच है। इसमें ये दोनों प्रयोग कर रहे हैं कि विभिन्न जातियों को अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन मेन जो है इनका जो नजर है वो अगले विधानसभा चुनाव पे और अगले लोकसभा चुनाव पे। जहां तक कुढ़नी की बात है, मुझे लगता है कि जब हम लोग जब गांव में जाते हैं या शहरों में देखते हैं, बिहार में एक दूसरे को कहते हैं ना कि पहले आप बढ़ी, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन और भाजपा में यही चल रहा है कि पहले ये दोनों इंतजार में है कि वो दोनों देखना चाह रहे हैं कि कौन आप पहले प्रत्याशी की घोषणा करिए, उस हिसाब से हम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में आज भी मंथन हो रहा है। मुझे लगता है कल या परसों तक महागठबंधन की तरफ से या फिर भाजपा की तरफ से कहीं ना कहीं प्रत्याशी का ऐलान होगा। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो गोपालगंज में हमने देखा, मोकामा में देखा, अभी जो कुढ़नी जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं जो मेन जो विधानसभा चुनाव होगा और जो अगला लोकसभा चुनाव होगा, मेन फाइट उसमें होगा। अभी इस पे ये लोग प्रयोग कर रहे हैं और आगे जो वो लोग जमीन तलाश कर रहे हैं किसकी कौन सी वोट की राजनीति है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुढ़नी विधानसभा दिलचस्प विधानसभा होगा। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी जाति किस तरह करवट बदलती है। सवाल आपसे मणिभूषण जी, एक आखिरी सवाल आपसे, ग्राउंड रियलिटी क्या है? लोग मतलब कैसे आप इसको देखते हैं? आला कमान जो तय कर दे वो तो फाइनल डिसीजन होगा ही होगा। जनता के अंदर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि कई दिलचस्प चीजें वहां से आप लगातार भेजते हैं। अब कुढ़नी को लेकर लोगों का मिजाज क्या है इतनी देरी के बाद? जैसे लोगों का मिजाज यह है कि जाति और पार्टी से इतर अब स्थानीय मुद्दे भी वहां पर हावी होने लगे हैं। स्थानीय मुद्दे जो हैं, जो समस्याएं हैं, वो भी चुनावी मुद्दा बनने लगा है। जैसे कुढ़नी प्रखंड एक प्रखंड है, उसमें बहुत विधानसभा क्षेत्र में जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो ऐसे में मनियारी इलाका जहां पर अच्छी खासी आबादी और मतदाता रहते हैं, तो मनियारी में प्रखंड की मांग, और मनियारी में काफी पुराना 100 वर्ष से पुराना अस्पताल है जिसकी भवन जर्जर हो चुकी है, और वहां कभी फुल फ्लेज अस्पताल चलता था, SKMCH के डॉक्टर भी
वहां जाकर के प्रैक्टिस करते थे। तो ऐसे में उस अस्पताल की भी मांग होने लगी कि उस अस्पताल को चालू कराने वाला और मनियारी को प्रखंड बनाने वाला। तो स्थानीय मुद्दे भी जो है वो हावी होने लगे हैं इस विलंब को लेकर के। वहीं प्रत्येक पार्टी में नए नए नाम भी शामिल होने लगे हैं। जैसे महागठबंधन में तो पहले से ही नाम की कई एक नाम है, अनिल सैनी की पत्नी मनोज कुशवाहा सबसे आगे हैं दौर में, कई एक स्वर्ण नेता भी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में भाजपा की यदि बात करें तो भाजपा में भी नए नए चेहरे आने लगे हैं। जैसे केदार गुप्ता 1 नंबर पर चल रहे थे, शशि रंजन उनको लगातार पीछा कर रहे हैं। तो ऐसे में इसके बाद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद की भी चूंकि सहनी बेल्ट है, तो ऐसे में कई एक नाम बीजेपी की ओर से भी आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन यानी भाजपा और महागठबंधन दोनों के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है और स्थानीय मुद्दे भी अब हावी होने लगे हैं। विकास का मुद्दा होने लगा है, लोकलिटी का मुद्दा होने लगा है। जी, आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में आने के लिए शुक्रिया। हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि हम आगे भी जब बातचीत करें कुढ़नी को लेकर के, आप हमारे चर्चा में शामिल हो। चूंकि देखिए कुढ़नी सीट का विश्लेषण अपने दर्शकों को बता दें कि बेहद दिलचस्प हो जाता है और सबसे बड़ी बात यह निकल करके सामने आती है कि दो बड़े नेताओं का जो जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए दो नेता आपस में एक तरह से जुबानी हमला उनका शुरू हुआ है सीटों को लेकर के, ये समीकरण जो है वो और दिलचस्प हो जाता है। मुकेश सहनी एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों दलों की मजबूरी बन जाते हैं। यानी मुकेश सहनी का पलड़ा अगर महागठबंधन की तरफ होगा तो निश्चित रूप से एक निर्णायक भूमिका में मुकेश सहनी जिस जाति से आते हैं उस जाति के वोट वहां पर, वोट बैंक वहां पर है। ऐसे में मुकेश सहनी वो किरदार बनकर के उभरे हैं जो दोनों दलों के लिए मजबूरी हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी नजर जो है वो सहनी और निषाद वोटरों पर है। शायद यही वजह है कि संजय जायसवाल लगातार जो है वो हमला कर रहे हैं, मुकेश सहनी के ऊपर हमला कर रहे हैं, उन पर निजी टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच नामों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है दोनों ही दलों की तरफ से। नामों का ऐलान जैसे ही होगा सबसे पहले आपको बिहार तक इस बात की जानकारी देगा और ऐसे तमाम खबरों और विश्लेषणों के लिए आप बिहार तक देखते रहिए। यह चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।